हमारे साथ जुड़ रहे हैं राशिद जहीर, जो कि वेस्टर्न यूपी के इलाके पर इनकी पैनी नजर है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। राशिद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने जो आकलन किया है, मैं राशिद के पास जाऊंगी कि राशिद, जो बदायूं जैसा जो इलाका है, वहां पर समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने कहा कि 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन जो मुसलमान लोग हैं वो इस चीज से नाराज हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, मुसलमानों को टिकट नहीं मिला है, और वो यादव को क्यों वोट दें। इस तरीके की खबरें बदायूं से आ रही है। कुछ कैंडिडेट्स का के बारे में मैं पढ़ रही थी और तमाम सोशल मीडिया पर भी लिखा गया है। तो इसका कारण क्या है? और जो इससे भी मुख्य सवाल है कि आखिर जो मुसलमानों का और जो दलित वोट है, जो कि बहुत अहम है इस क्षेत्र में, तो आखिर वो जो वोट है वो किस पार्टी को पड़ेगा? क्या वो लोग बीजेपी को वोट करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को करेंगे? मैम, आपके दोनों सवालों को जवाब मैं दूंगा, लेकिन इसके लिए 1 मिनट की पृष्ठभूमि बांधनी पड़ेगी। वो ये है कि उत्तर प्रदेश का जो फर्स्ट फेज हुआ था उसमें मुस्लिम प्लस जाट, इसकी वजह से एक हो हल्ला मचा हुआ है कि बहुत जबरदस्त गठबंधन को जीत मिल रही है। मैं भी इससे इनकार नहीं करता। ज्यादा कुछ थोड़ी सी बात मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कही थी, लेकिन अब मैं आ जाता हूँ दूसरे फेज पर। पहली इलेक्शन में 2017 में, इसमें फर्क ये है कि मुसलमान का भाई भी कैंडिडेट है और वो बहुजन समाज पार्टी से है या कांग्रेस से है, वो उसको वोट देने में गुरेज कर रहा है। उसकी नजर में सिर्फ और सिर्फ साइकिल है। ये बात इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से भिन्न है। और जहां पर फर्स्ट फेज में जाट मिल गया था, मैं सोच ये रहा था कि अगली बार मुसलमान के साथ कौन होगा, तो पता यूं चला, अब मालूम भी है, पिछले डाटा में भी है कि वहां पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक सीट पे 40 से 50% के बीच में मुस्लिम मौजूद है और वो बिल्कुल इंटैक्ट है, ये सब लोग बता रहे हैं। तो वो कमी जो यहाँ पर जाटों के साथ मिलकर के पूरी हो गई थी, वो कमी यहाँ मुस्लिम के साथ पूरी हो जाती है, एक बात। दूसरा, एंटी कंबेंसी होती है। और तीसरा, कहीं कहीं जाट, जैसे बिजनौर सीट पे थोड़ा सा जाट है। और अब अगर आप बदायूं की बात कर रही हैं तो वहां कोई नाराजगी नहीं है, वहां थोड़े से यादव मिलने शुरू हो जाते हैं। तो होता यूं है कि ये एक ऐसा समीकरण बन जाता है कि जो समाजवादी के पक्ष में जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जी साहब, हम भी ये भी बार बार बराबर सुन रहे हैं कि साहब पिछली लहर के अंदर 15 उस समय भी निकाल दी थी। 15 अगर निकाल दी थी और 50% के करीब मुसलमान है, तो 15 तो नहीं निकलनी चाहिए थी। आज भी वही स्थिति है 50% से। ऐसा तो है नहीं कि वो 30 रह गए, 50 ही तो है मुस्लिम। 40 से 50 हर एक सीट पर। भाई मुस्लिम इतने ज्यादा, तो पिछली बार वो 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी पे क्यों नहीं आई, 38 क्यों आई? इसकी वजह ये थी कि 2017 में बहुजन समाज पार्टी पर भी और कांग्रेस पर भी मुसलमान का वोट बढ़ गया था। इस बार बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब आगे आप थोड़ा चलेंगे, रामपुर से आप आगे क्रॉस करते चले जाइए, बिलासपुर चले जाइए या उधर बरेली की साइड चले जाइए, तो बरेली में मुस्लिम चूंकि थोड़ा कम होता चला जाता है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता हुआ दिख रहा है। ये सभी लोग बता रहे हैं। इतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत इसको मैंने, आप ये समझ लीजिए कि इस एरिया को बिल्कुल एक ऐसा गढ़ मान लीजिए मुस्लिम जमात का कि ये वाकई 40 से 50 लोग अगर एक साथ पड़ जाते हैं और छोटा छोटा वोट, चाहे वो बदायूं की तरफ जो है यादव मिल जाए या बिजनौर की तरफ थोड़ा सा जाट और मिल जाता है, तो ये वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि अब की बार स्थिति चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि इन दोनों फेज के अलावा जल्दी होगा मैं तीसरे फेज की बात कहूं। अगले फेज में अब आप ये बताइए कि जहां मुस्लिम 15% रह जाता है, यानी कि थर्ड फेज में, वहां क्या होगा? हालांकि मैं अभी बात नहीं करूंगा उसके बारे में, मैं फिर वापस आ जाता हूं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि वो साहब इसको टिकट नहीं दिया, उसको टिकट नहीं दिया। मैं आपको बता देता हूं कि मुरादाबाद में एक सीट पर 4 मुस्लिम लड़ रहे हैं। खुद रामपुर के अंदर मुलायम उसके आजम खान के सामने 2 मुस्लिम और हैं। और एक ऐसा मुस्लिम मौजूद है वहां पर जिसको नवाब साहब बोलते हैं। वो 22 इलेक्शन लड़ा चुका है, खुद भी लड़ चुका है और अपनी वालिदा को लड़ा चुका है, अपने वालिद यानी कि मम्मी पापा को 8 बार 6 बार, और खुद भी लड़ चुका है। और उसका बेटे जो है वो सोनेलाल पटेल की, सॉरी उनकी बेटी अनूप, मुझे पुराने लोग ज्यादा याद आते हैं, बैरीलाल प्रसाद वर्मा और सोनेलाल पटेल, उनकी बेटी का जो अपना दल है उससे लड़ रहे हैं। तो वो बहुत तजुर्बेकार आदमी है। सहानुभूति की वोट नो डाउट आजम खान को मिल जाएगी वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहां पर थोड़ा सा, इतनी आसान सीट मत मानिएगा, हो सकता कोई ना कोई आपको उलटफेर भी मिल जाए रामपुर में। मुरादाबाद के अंदर इंटैक्ट है। एक सीट ऐसी है, वहां पर रिजवान नाम का एक व्यक्ति था, मुरादाबाद ग्रामीण है लगभग, वो 3 मरतबा का विधायक थे
लेकिन इस बार शफीकुर रहमान के बर्क के पोते वहां से लड़ रहे हैं उन्हें, तो वो शायद बहुजन समाज पार्टी पे आ गए, तो बहुत मजबूत वो आदमी है। लेकिन और जो एक अब अहम सवाल है, मैं जो शैलेश जी से पूछ समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं वीरेंद्र जी, ये सवाल मैं राशिद से पूछूंगी और उसके बाद एक टिप्पणी यूसुफ जी से भी करूंगी इस पर। राशिद जी, बार बार जो ये योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था का जो एक डर दिखाते हैं, अपने कैंपेन्स में इस्तेमाल करते हैं, आज भी सुबह जो उन्होंने ANI को इंटरव्यू दिया है उसमें यही कहा है कि देखिए जो कानून व्यवस्था है हमारे राज्य में, कभी भी न कोई राइट्स हुए, न कोई दंगे हुए, न कर्फ्यू हुआ, और उन्होंने कहा कि जो लोग पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं उनको उनको डरने की जरूरत है। तो ये जो बार बार कानून व्यवस्था का भय और डर बनाया जाता है, आपको लगता है कि क्या वाकई में ये एक बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में, या फिर जैसा कि एक सुनने और देखने में आता है कि मुसलमान समुदाय को टारगेट करने के लिए ये सब चीजें की गई हैं? आप अनम्यूट कर ले। मैम, खाली इस बात का जवाब तो ये है कि विपक्ष बेसिकली सोशल मीडिया पर या मेनस्ट्रीम मीडिया पर अपनी इतनी पकड़ नहीं बना पाया कि वो इस बात को काउंटर कर देता कि भाई आपके ही जो है आंकड़े NCRB के क्या कहते हैं, आपके ही आंकड़े रेप के बारे में क्या कहते हैं, आपके ही आंकड़े लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहते हैं। इसका जवाब तो योगी आदित्यनाथ जी को, बशर्ते इनके पास सोशल मीडिया पर अच्छा कैंपेन चलाने वाले लोग होते तो दे देते, लेकिन इनके पास ऐसी टीम नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब दूसरी बात, एक बात बताइए आप हमें, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कौन मना नहीं करता? कल्याण सिंह के समय, हमारे वीरेंद्र जी बता देंगे सर, कि कल्याण सिंह के समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहा, तमाम वर्गों ने उसको अप्रिशिएट किया। मायावती के समय सारे कार्यकाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत रहा है कि उससे अच्छा उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा। ये बात बिल्कुल सच और सही है। लेकिन आप ये बताइए, आपके लॉ एंड ऑर्डर की जो परिभाषा है, योगी आदित्यनाथ जी अगर इस बात को सुने तो आप ये बताइए कि आपका लॉ एंड ऑर्डर इस बात को लेकर है कि मैं उनकी पुश्तों से वसूल करूंगा और फिर सुप्रीम कोर्ट की डांट खाते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल ही तो कहा है कि आप अपने तमाम नोटिसेस वापस लीजिए और 18 तारीख को बता दीजिए। कोर्ट ने कहा है कि जो आप डैमेजेस वसूल रहे हैं, ये मामला जुडिशियल कोर्ट में तय होना चाहिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आपत्ति। सर बात ये है कि वो वहां पर डैमेजेस के जो कंट्रोल ले रहे हैं, उसका जो हर्जाना ले रहे हैं, लेकिन अभी प्रयागराज में कुछ विद्यार्थियों ने कुछ तोड़फोड़ कर दी, वहां पर अपने ही 6 पुलिस वालों को आप निलंबित कर देते हैं। किसी एक के खिलाफ आपने कोई किसी विद्यार्थी के खिलाफ मुकदमा कायम किया, सिर्फ और 1 सेकंड के अंदर ही फौरन आपने कमीशन बना दिया, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर ये विद्यार्थी, ये जो नौकरी पेशा नौकरी मांगने वाले लोग हैं, अगर ये मुखर हो जाएंगे तो 2022 के अंदर तो हमारी दाल वैसे ही पतली हो रही है और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो बात करते हैं ना, उसके बारे में आप कोई सा भी वक्तव्य उठाइए योगी आदित्यनाथ जी का, वो खास करके एक ही वर्ग को टारगेट करने की बात की जाती है। इनके जो डिप्टी CM हैं वो किस तरह से बता रहे थे कि टोपी जालीदार और लुंगी वाला, बताइए आप हमें। लॉ एंड ऑर्डर कौन नहीं चाहता? लॉ एंड ऑर्डर तो हर एक अच्छा नागरिक चाहता है और उनकी संख्या ज्यादा है। बदमाशों की या दुष्ट लोगों की संख्या तो 0.11 भी नहीं आएगी। ज्यादातर लोग किसी भी वर्ग के हों, वो लोग यही चाहते हैं। मैं आधा मिनट और लूंगा प्लीज, कि वो यही चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन आपका लॉ एंड ऑर्डर तो टोपी वाले के और लुंगी वाले के खिलाफ है। आपकी जेल के अंदर जितने लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी का वक्तव्य उठा के देखिए, टांग पर गोली जब मारते हैं आप और ठोक दो की राजनीति करने की बात करते हैं, तो आप बताइए आपके इंटेंशन में क्या बात होती। एक बात और सुनिए मैम, एक शेर पढ़ूंगा मैं, वो शायद समझ में आए या ना आए, मैं समझा जरूर दूंगा। वो कहता है शायर कि अब अल्फाजों को तरतीब न दे, यानी कि जो शब्द आपने निकाल दिए उसको आप बैलेंस ना करें। अब अल्फाजों को तरतीब न दे, मुझे लहजे समझ में आते हैं। मुसलमान की समझ में लहजा आ गया आपका, और इसी वजह से वो इंटैक्ट नहीं ऐसा इंटैक्ट हुआ कि अब आपको पता चल गया इन दोनों फेज में कि आपकी हालत क्या हो गई है। एक बात का जवाब मैं और दूंगा। आपने एक बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा था किसी अभी पार्टिसिपेंट से कि साहब ये बताइए, जब मायावती और समाजवादी जुड़ी थी, ये 2 बड़ा वोट वर्ग है, उसके बावजूद भी 2019 में ऐसी जीत क्यों नहीं मिल पाई थी, और खाली लोक दल के साथ क्यों होगा? तो मैं इसका अर्ज कर दूं आपको कि देखिए, उड़ीसा ले लीजिए या जयपुर ले लीजिए,
उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक यानी कि बीजू के जो लड़के हैं, बीजू पटनायक के, वो बराबर सरकार बनाते हैं, लेकिन उनकी तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जाती हैं। 25 की 25 राजस्थान के अंदर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को चली जाती है, जबकि वहां वसुंधरा राजे को हटा देते हैं। तो दोनों इलेक्शंस में फर्क हो जाता है। मैं आपको फिर एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। मैम, होता यूं है कि हमारे जो मापदंड हैं, खास करके पत्रकारों के, देखिए नगर निगम का जो इलेक्शन है ना, वो किसी सूरत में भी आप लोकसभा पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हर एक इलेक्शन के अंदर है ना, हालात बदल जाते हैं। नगर निगम का जो इलेक्शन होता है उसमें 50 लोग होते हैं, विधानसभा में 4। नहीं, वो तो जो वोटिंग पैटर्न है वो बिल्कुल बदल जाता है। समीकरण है फिर भाटिया साहब के पास। ठीक है, ठीक। मैम, 2019 की जो स्थिति थी ना, मैं आपको बता दूं, मैं एज ए पत्रकार, मैं उस पत्रकार का नाम भी नहीं लूंगा और चैनल का नाम भी नहीं लूंगा। ये एक हमारे पास पर्चे आए और ये कहा कि आप ये पता कीजिए कि कौन सी जगह लोग जाना चाहते हैं। हमने उसका काम भी करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद अचानक वो दूसरे पर्चे आ गए। वहां से एक ऑर्डर आया कि ये बताइए कि बालाकोट से पहले और बालाकोट के बाद लोग क्या सोचते हैं। तो कितना जबरदस्त वो चीज थी बालाकोट, ये आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं। ओके जी से अश्विनी जी से एक सवाल करने की इजाजत दे दीजिए, बहुत देर से उंगली उठाए हुए हूँ। अच्छा, हाँ, बोलिए राशि जी, बोलिए। मैं अश्विनी जी से और सप्पल जी से एक सवाल करूंगा, बस 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मुझे एक बात बता दी अश्विनी जी सर, कि इस समय जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और हमारे प्रधानमंत्री जी इर्द गिर्द में जो बयान दे रहे हैं, वो कहां तक आचार संहिता के अनुरूप है, एक बात। दूसरी बात ये बता दीजिए सर कि इस समय हमारे योगी आदित्यनाथ जी गजवाए हिंद का जो जिक्र कर रहे हैं, आप ये बताइए कौन सा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अंदर कौन सा तालिबानी मौलवी है जिसने गजवाए हिंद की बात की, और आप उससे क्या लाभ लेना चाहते हैं, एक बात। तीसरी बात, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 2 फेज का चुनाव हो चुका है। पहले फेज के अंदर अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है तो आपने इसे जोर शोर से बताया क्यों नहीं कि हम बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं, सिवाय पीएम के और एक नेता के बयान के अलावा। और अगर आपकी गलत है, आपकी पोजीशन खराब हो रही है और आपका वोटर यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो निकल कर क्यों नहीं आ रहा है, उसकी वजह वो बेरोजगारी और वो जो कोविड का प्रबंधन है। इन 3 सवालों का जवाब तो मैं आपसे चाहता हूँ, समय मिलेगा नहीं। सप्पल जी से भी 1-2 बात कहना मैं पहले दे दूं, फिर सप्पल जी से पूछ लीजिएगा, पहले मैं दे दूं। अश्विनी सर प्लीज। जी राशिद, आई एम जस्ट स्टॉपिंग यू हियर। अश्विनी जी को जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी, आप अपना दूसरा सवाल गुरदीप से करिएगा। हाँ, बोलिए अश्विनी जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कहीं भी भाषण दे रहे हैं पूरे देश में, अगर वो निर्वाचन आयोग के आचार संहिता के अनुरूप नहीं है तो विपक्षी दलों को उनके ऊपर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। और मुझे लगता है कि आचार संहिता के उल्लंघन में उनके ऊपर जो है चुनाव आयोग जो है उसको कार्य करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा गजवाए हिंद। गजवाए हिंद इस समय देश में परसेप्शन सेट करके कहा गया है। गजवाए हिंद का एक ही मतलब नहीं होता है कि जो मतलब आदमी निकालता है। आज हिंदुस्तान में योगी और मोदी के खिलाफ हर व्यक्ति जो उनके विरोध में जो 20% की बात करते हैं, योगी जी जो 80% तो हमारे साथ हैं, जो 20% लोग हैं वो उनके खिलाफ तलवार लेकर खड़े हैं कि किस तरीके से योगी मोदी को हटा दिया जाए। ये परसेप्शन सेट किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए नहीं है, योगी और मोदी को, क्योंकि उनके कार्य अच्छे हैं, उनके लोग अच्छे हैं, इस तरीके से वो दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसमें मैं कुछ नाम भी खुल के लेना चाहूंगा, जिसमें मुनव्वर राणा का भी नाम लेता हूं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि यहां पर मैं किसी का नहीं लूंगा, बाकी कई लोग जो है यहां पर हमारे साथ डिबेट में भी बैठते हैं, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए अभिव्यक्ति की आजादी है, उन्मुक्तता नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी दी जाती है, अभिव्यक्ति की उन्मुक्तता नहीं है, कुछ उन्मुक्त होकर हम कुछ भी बोलते हैं। लेकिन यहां जिस तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को, चाहे वो विपक्ष के नेता रहे हो, चाहे पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हो या कोई भी रहा हो, जितना माननीय प्रधानमंत्री जी गाली सुने हैं उतना कोई नहीं सुना है। ये लोग देते हैं। ये है गजवाए हिंद के ध्वजवाहक, ये इनकी बात कर रहे हैं। तीसरी बात हम आते हैं रोजगारी पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव की और इसकी चुनाव की। हर व्यक्ति कह रहा है कि हम बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं राशिद भाई, और हमने पहले चरण में भी बेहतर चुनाव लड़ा है। सब लोगों ने कहा कि 64% या 70% इस बार हो जाएगा जो भाजपा के खिलाफ जाएगा, लेकिन वो 60% तक रह गया। तो अब आप बताइए किसके खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है या विपक्ष के खिलाफ है? ये सोचना आप लोगों का काम है। इसके साथ में छोड़े जाता हूं आप लोगों को। जी चलिए राशिद, अब गुरदीप से आप सवाल करिए और संक्षेप में करिएगा। जी गुरदीप सर, मैं आपसे ही पूछना चाहता था कि आपने कहा कि कांग्रेस आई, वहां पर भी अच्छा कर रही है, यहाँ पर भी अच्छा कर रही है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में
बंगाल में आप लोग अच्छा क्यों नहीं कर पाते? और पिछले 32 सालों से आप उत्तर प्रदेश में नहीं हैं। कमंडल और मंडल की राजनीति जो 30 वर्षों से चल रही है, इस बीच में आप अपने आप को कहां पाते हैं? आपके एजेंडे को बेहतरीन तरीके से केजरीवाल निभाकर चले जाते हैं। उस पढ़े लिखे वोट को वो बाकायदा टारगेट करके दिल्ली के अंदर सरकार बना लेते हैं, और आप कमंडल और मंडल में आ नहीं सकते, आपकी मजबूरी है। लेकिन एक बात ये बताइए, आप जिस वोट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे भारत को, उस पर तो वो तो जातीयवाद में बटा हुआ है। तो आप ये बताइए, आप उत्तराखंड में आपके पास कोई भी वहां पर क्षेत्रीय दल नहीं है, आप आ जाएंगे। पंजाब के अंदर एक दल है, उसमें आप आ जाते हैं, गोवा में आ जाते हैं, राजस्थान में आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। इन 3 प्रदेशों में आप आते क्यों नहीं है? अगर नहीं आते तो मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। नहीं, आप जवाब मत दीजिए, गुरदीप को जवाब दे दीजिए प्लीज। जवाब मुझसे मांगा आपने। जवाब से पहले एक बस टिप्पणी अश्विनी जी पे। अश्विनी जी, अगर 80% आपके साथ है ना, वोट 40% पड़ रहा है, तो आधे वोटर आपके साथ वाले भी आपसे क्यों उठे बैठे हैं? इस पे भी थोड़ा मनन कर लीजिएगा। ये जो जबानी जमा खर्च करके बातों को पलटने की कोशिश करती है बीजेपी, उसको मैं थोड़ा सा रेखांकित कर रहा था। दूसरी बात, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में 32 साल से नहीं है, और यही कारण है कि इस बार ये तय किया है कि सभी सीटों पे कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो आस्था है वो न तो धर्म की राजनीति में, ना जाति की राजनीति में। और अलायंस करके आप कहीं ना कहीं उन पार्टियों के एजेंडा का बाहर ढो रहे थे जो ना जनता ने पसंद किया, और जिसकी वजह से कांग्रेस की ग्रोथ भी नहीं हुई है। इसलिए कांग्रेस को खुद चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस यूपी में गिरी कब? उसकी स्थिति कब गिरी? जब पहली बार उसने ये माना कि 300 सीट पे बसपा और 100 सीट पे, तब 419 सीटें होती थी, वहां से गिरावट शुरू हुई थी। और ये जो कोएलिशन की पॉलिटिक्स है, इससे हटके कांग्रेस को अपने संगठन को बनाने पे काम करना पड़ेगा। यही कारण है, प्रियंका गांधी के लिए बहुत आसान था कि वो जिम्मेदारी ले लेती पंजाब की, वो जिम्मेदारी ले लेती राजस्थान की या मध्य प्रदेश की, जहां पे कांग्रेस मजबूत है, या कर्नाटक की, रिजल्ट भी अच्छे आते। उन्होंने यूपी की जिम्मेदारी ली, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि जब तक वहां संगठन दोबारा खड़ा नहीं होगा, जब तक कांग्रेस अपने दम पे राजनीति करना दोबारा शुरू नहीं करेगी, आप वहां पे सत्ता की चुनौती नहीं बन सकते हैं। ये इस चुनाव के अंदर उसकी नींव डाली गई है। ये एक बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि बंगाल में क्या हुआ, हो क्या रहा है कि इस समय बीजेपी डोमिनेंट फोर्स है, और लोग भी अपना वोट को वेस्ट नहीं कर रहे थे कई राज्यों में, तो उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया। लेकिन वक्त के साथ चेंज भी हो रही हैं। अब त्रिपुरा में देखिए, त्रिपुरा में कांग्रेस 0 हुई थी, लेकिन दोबारा से खड़ी हो गई है। अभी 2 दिन पहले जो रैलियां हुई हैं, जो भीड़ आई है त्रिपुरा में, अचानक से सबकी आंखें खुलने लग गई हैं। तो कांग्रेस के अंदर भी कुछ कमियां थी, और लगातार ग्रास रूट पे काम करना, लगातार इश्यूज पे पोजीशन साफ करना, लगातार आइडियोलॉजी पे बात करना, लगातार जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसके खिलाफ बात करना, ये भी कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिए जरूरी चीज थी, जो साथ साथ हो रही है। नहीं, सही बात, सही है। नहीं, सही कहा आपने। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पवन, अमिताभ जी और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।